Hello everyone. How is everyone today? Is everyone okay? I hope everyone is doing fine. Okay, that's good. Regulatory affairs. ठीक है, आपने अगर देखा जाए हमारी मिनिस्ट्री में फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं, ऐसे ही अगर देखा जाए हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखोगे तो कुछ रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं, या एक तरीके से जो मैनेज करते हैं वो हमारी इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। जैसे कोई भी जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो रेगुलेशन और लॉज को फॉलो करती है या नहीं, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो प्रॉपर उनको फॉलो कर रही है या नहीं। जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स हमारी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जिसमें बहुत सारी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, जैसे कि हमारा कौन सा है, फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फूड्स भी हमारी रेगुलेटरी अफेयर्स के थ्रू आता है। फूड्स, कॉस्मेटिक्स, एग्रोकेमिकल्स, वो सब हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स के अंडर में आता है। साथ ही साथ वो हमारी जो रेगुलेटरी है एक तरीके से कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बीच में होता है, जहाँ पे हम वो फैसिलिटेट करती है कि प्रोडक्ट का अप्रूवल सही से हो पाए या एक तरीके से वो लीगल फ्रेमवर्क में काम कर पाए। अब जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है। एक तो कंप्लायंस के लिए ज़रूरी है, वो ये इंश्योर करता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो, जिसमें हमारे सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी आता है, उनको मीट करता हो। सबसे पहली बात, हमारा प्रोडक्ट जो हो सेफ हो लेने में। साथ ही साथ अगर देखा जाए जो मार्केट एक्सेस है, मार्केट एक्सेस के टाइम पे वो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी पाथवे को नेविगेट करता है, जिससे कि ईजिली हमारा कोई भी न्यू प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च किया जा सके सही से। रिस्क मैनेजमेंट, अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, चांसेस हैं कहीं पे कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं इशू आ सकता है या कोई पैरामीटर में एडजस्टमेंट चाहिए होगा, तो वहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी डेवलप करेंगे कि जिससे वो हेल्पफुल हो जो आगे काम होने वाला है। वहाँ हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स यूज मतलब काम आता है या उसका इम्पोर्टेंस है। कम्युनिकेशन, अब देखो एक ऐसा पॉइंट है या कम्युनिकेशन, आप समझो कि अगर हमारी जो कंपनी है उसके और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बीच में ना एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो एक फॉलो अप हो जाएं या एक पॉइंट की तरह, लाइक अगर एक पॉइंट पर देखा जाए तो प्रॉपरली एक्ट कर पाएँ। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है उसके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को देखता है। इनिशियल स्टेज से, जब हमारा प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होता है और जब तक वो मार्केटिंग तक जाता है, वहाँ पर पूरे में हमारा किसका रोल होता है, हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स का। साथ ही साथ जो हमारी रेगुलेटरी अफेयर्स हैं उनके स्कोप कहाँ आप कहाँ देख सकते हो पर्टिकुलरली। अब जैसे हमारी रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज डेवलपमेंट करता है, ठीक है, वो एक एफिशिएंट प्लान बनाएगा कि हमारा जो फॉर्मुलेशन होगा एफिशिएंट प्लान का, जो हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। ठीक है, स्ट्रैटेजीज डेवलप करेगा कि हमारे जो प्लान्स हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट मतलब लाइक मीट करते हों, मिलते जुलते हों। साथ ही साथ जो सबमिशन प्रिपरेशन है, एक तरीके से अगर आपको कभी भी अपने प्रोडक्ट का अप्रूवल चाहिए तो आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल करना है। पहले कंपाइल करने के बाद उसको सबमिट करोगे, रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको सबमिट किया जाएगा। साथ ही साथ स्कोप देख रहे हैं अभी कहाँ कहाँ रेगुलेटरी अफेयर्स का स्कोप आता है, हमारा रेगुलेटरी इंटेलिजेंस में आता है, वहाँ भी आता है। वहाँ पे क्या होता है, अपडेटेड रहना होता है। हमारे जो भी रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, कोई भी कंपनी को एडवाइस है कंप्लायंस के बेसिस पे आपको प्रॉपरली अपडेट रहना है कि फ्यूचर में सोचो नेक्स्ट मंथ से उन्होंने कोई पर्टिकुलर चेंज अपडेट किया है तो आपको पता होना चाहिए, वो आप उसको अप्लाई कर सको अपनी कंपनी में। साथ ही जो लेबलिंग और एडवर्टीजमेंट के या एडवर्टाइजिंग कंप्लायंस होते हैं, जो प्रोडक्ट पे हमारे लेबल्स लगते हैं या कोई भी आप प्रमोशन के टाइम पर जो भी मटीरियल यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के बेसिस पर करना है। आप अपने मन से नहीं कर सकते हो, जो उन्होंने बोला है गाइडलाइंस के बेसिस पर वही फॉलो अप करना है। साथ ही साथ जब क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशंस होते हैं ना, वहाँ पे इनका बहुत अप्रूवल में हाथ होता है कि वो लोग अप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्लिनिकल स्टडीज़ कंडक्ट करनी है, क्लिनिकल स्टडीज़ कंडक्ट के टाइम पे आपको अप्रूवल चाहिए, तो वो रेगुलेटरी अफेयर्स उसमें वहाँ भी अप्लाई हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि हमने बात की थी ना कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, वो इनिशियल से स्टार्ट होकर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस तक जाएगा।
ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं, साथ ही साथ वो रिपोर्ट करते रहेंगे एडवर्स इवेंट को। आपको साथ ही साथ हर चीज़ का अपना रेगुलेटरी अफेयर्स में अपडेट करना है कि कैसे कैसे हमारा चेंजेस आ रहा है जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में उसके बाद से। साथ ही साथ हमारा, अगर आप देखोगे, जो रेगुलेटरी अफेयर्स होता है ना, वो कंपनीज़ को बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, हेल्प करता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो एक सेफ हो और इफ़ेक्टिव हो, कंप्लाइंट हो, जब तक वो मार्केट तक पहुंचता है हमारा। और साथ ही साथ उसको रेगुलेटरी अडेरेंस करना पड़ता है अपने पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में। मतलब रेगुलेटरी फॉलो करेगा जितना आपका प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है ना, पूरे टाइम। साथ ही साथ आप देखोगे इसकी हिस्ट्री क्या है, कि हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हम इसमें आए, वो सब हम देखेंगे इसमें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, जो हमारी रेगुलेटरी अफेयर्स है वो 19th सेंचुरी से एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, जब हमारा ये फार्मेसी का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब हमने बहुत हाई लेवल पर या स्केल अप किया था प्रोडक्शन गुड्स का, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स थे, प्रोडक्ट थे जो एक तरीके से हमारा पब्लिक हेल्थ के लिए बनाए गए थे, तब स्टार्ट हुआ था। पहले जो एक्ट आया था वो यूएसए का प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट था 1906 में। तो उन्होंने एक फर्स्ट सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी लॉ स्टार्ट किया था। उन्होंने ये बोला था, वहाँ पे एक तरीके से प्रोहिबिट किया था इंटर स्टेट में कोई भी मिस ब्रांडेड या अडल्ट्रेटेड फूड, ड्रिंक्स, ड्रग्स ना जाएं, जिससे कोई जैसे फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। क्योंकि पहले के टाइम पे अगर आप नहीं इतना फॉलो करते थे जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी हैं, पहले के टाइम पर नहीं फॉलो होते थे। ठीक है, तो फिर वो एक सेट हो गया कि आपको ये स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर लाइक अपने फूड प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। फिर आता है हमारा की माइलस्टोन पे अगर देखा जाए 1938 में जब क्या आया था, हमारा फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, FD&C एक्ट आया था। इसमें ये हुआ था, इसमें रिस्पॉन्स आया था जब हमारा सल्फेनिलमाइड डिजास्टर हुआ था, जिसमें कुछ टॉक्सिक कंटेंट था और ऑलमोस्ट 100 पीपल जो थे वो मर गए थे। 100 पीपल की डेथ हो गई थी। तो 100 लोग मरने के बाद आप खुद सोचो कि कुछ ना मतलब जो भी उन्होंने कंज्यूम किया है तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। उसको देखते हुए वहाँ पे FD&C एक्ट आया था 1938 में, सल्फेनिलमाइड डिजास्टर के बाद। साथ ही साथ एक रिक्वायर्ड था कि प्रूफ हो, आपकी सेफ्टी का प्रूफ, ड्रग की सेफ्टी का प्रूफ होना चाहिए। मार्केटिंग से पहले आपको प्रूफ करना है कि आपकी ड्रग जो है, न्यू ड्रग, सेफ है या नहीं। फिर हमारा 1964 में कैफूर हैरिस अमेंडमेंट हुआ था। इसमें जब थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी, जिससे बर्थ डिफेक्ट देखा गया था, जिसने डायरेक्टली टारगेट किया था बर्थ डिफेक्ट को, उस टाइम ये अमेंडमेंट हुआ था कि आपको मैंडेटरी हो गया था, मतलब उस टाइम उन लोगों के लिए मैंडेटरी था कि वो एफिशिएंसी का प्रूफ दें, साथ ही साथ सेफ्टी प्रूफ दें कि आपकी जो न्यू ड्रग है वो सेफ एंड इफेक्टिव है या नहीं। साथ ही साथ उस टाइम हमारा GMP इंट्रोड्यूस किया था। GMP इंट्रोड्यूस किया गया था कि देखा जाए, जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे उस टाइम बहुत ज़्यादा थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे थे। जब यहाँ थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हो गई थी, उसके बाद जो चेंजेस आए थे, देखो किसी ना किसी ट्रेजेडी के बाद या किसी ना किसी डेथ हुई है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से या पर्टिकुलर ट्रेजेडी हुई है, तो उसके बाद कुछ लॉज बने हैं, पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को देखकर चेंजेस करने की कोशिश की गई है। फिर हमारा 1938 में हुआ, फिर 1962 में हुआ, देन ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ था। ग्लोबल एक्सपेंशन के टाइम पे हमारी पर्टिकुलर रेगुलेटरी एजेंसीज बनी थी, जिसमें हमारा FDA, EMA, MHRA बना था, एक USA के बेसिस पे, यूरोपियन के यूनियन के बेसिस पे, और एक हमारा यूनाइटेड किंगडम के उससे बने थे ये पर्टिकुलर। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA जो फूड, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज और कॉस्मेटिक्स को देखता था। साथ ही साथ हमारा जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी थी वो एक आप बोल सकते हो हार्मोनाइज रेगुलेशन थी पूरे ऑल ओवर यूरोपियन यूनियन में। और ये पर्टिकुलर MHRA जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी थी वो यूनाइटेड किंगडम को ओवरसी करती थी। साथ ही साथ हमारी एक इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स के थ्रू, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अगर ग्लोबली देखा जाए, 1990 में स्टेब्लिश हुई थी ICH, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, ICH गाइडलाइंस हमने पढ़ी हुई हैं। ICH गाइडलाइंस हमारी इसके थ्रू आई थी। इसका मेन एम जो था, मोटिव था कि जो हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ग्लोबली यूज हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो। किसी को रेगुलेटरी अब देखो सोचो अफ्रीका या इंडिया वाले बोलेंगे तो USA की रेगुलेटरी एजेंसी है, हम क्यों फॉलो करें, ये यूरोप की है या ये UK की है। तो इसलिए इस सब को थोड़ा सा ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो फॉलो करते हुए, तो उन्होंने इंटरनेशनली बना दिया गया उसको, एक इसको ICH को ही सब लोग फॉलो अप कर सकते थे।
फिर मॉडर्न एरा आया, ठीक है। आज के समय में आप देखोगे डिजिटलाइजेशन हो गया है। आप कुछ भी, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के थ्रू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ईसीडी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, उसको एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। हमारा पेशेंट सेंट्रिक अप्रोचेस हैं, इम्फेसाइज किया गया है या फिर फोकस किया गया है हमारी पेशेंट की सेफ्टी पर। साथ ही साथ वहाँ पे रेगुलेटरी प्रोसेस हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए मॉडर्न एरा में आते आते बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं, जैसे बायोटेक है, जीन थेरेपीज़ हैं, कुछ पर्सनलाइज मेडिसिन हैं जो रेगुलेटरी चैलेंजेस में मतलब प्रेजेंट किया गया था नए टाइम पर कि ऐसे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। वहीं हमारे कुछ इम्पैक्ट हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के। जब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हुआ था या मेजर हेल्थ क्राइसिस हुआ था, उसने एक तरीके से स्ट्रिंजेंट किया था रेगुलेशन को, मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही चेंजेस आए हैं, ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखें, इनोवेशन हुआ है, अब इनोवेशन तो हो गया लेकिन कोई उसे अडेप्ट नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए अडेप्टेशन ज़रूरी है और इवैल्यूएशन के लिए एक तरीके से देखा जाए उसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। साथ ही साथ जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो वहाँ हार्मोनाइजेशन की ज़रूरत थी। हार्मोनाइजेशन से ये हुआ कि आप इजीली थोड़ा हार्मोनाइज रहोगे तो ग्लोबली कम्युनिकेट कर पाओगे। किसके कॉपरेशन के थ्रू हुआ था ये? कॉपरेशन बिटवीन रेगुलेटरी बॉडीज़, उनके थ्रू ही ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल ट्रेड हो पाया था, यूज़फुल था। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसीज़ में बहुत सारी रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं या आप बोल सकते हो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्टिकुलर, जैसे डेवलपमेंट देखना किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, अप्रूवल देखना, मैन्युफैक्चरिंग देखना, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये मेक श्योर करता है कि उनका क्या मेंटेन रहे। हमने जो बात की थी पहले, एक याद रखना है, हमारा क्यूसेम होता है, आपको इसमें क्यूएससी से याद रखो, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी, इजीली याद हो जाएगा सबको। ये सब मेंटेन करना होता है। इन सब जो प्रोसेसेस हैं या एक तरीके से कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो देखती हैं इन सबको, जैसे हमारा सिडिस्को आ गया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ हमारा स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, बहुत सारी अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, डीपीटी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसमें आईसीएमआर आता है। इन सब का काम क्या होता है? ये बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो सारे प्रोसेस को देखती हैं, ठीक है। हमारे एक तरीके से की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इंडिया में। अब जैसे हमारा सिडिस्को है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रग की अप्रूवल के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग स्टैंडर्ड्स को सेट करने में, क्यूसी में, और रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है। किसके लिए? फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस के लिए। कभी भी कोई ड्रग का अप्रूवल होना है वो सिडिस्को के थ्रू होगा। एफिलिएशन जो होता है इसका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आता है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स में आता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उससे ये प्रॉपर एफिलिएशन है, एफिलिएटेड है हमारा, ठीक है, सिडिस्को। साथ ही साथ जब हमारा जो स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग को देखना, सेल्स को देखना, साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है रेस्पेक्टिव स्टेट में, यहाँ स्टेट की बात कर रही है, ये की जा रही है, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया बात की जा रही है, ठीक है। ये स्टेट लेवल पर ऑपरेट करता है, और ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंटिंग या आप कॉम्प्लीमेंटिंग रोल है सिडिस्को का, वो कह सकते हो एफिलिएशन के बेसिस पर अगर देखा जाए। साथ ही साथ जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक हमारी ड्रग का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स हैं ड्रग के वो हमारे इंडियन फार्माकोपिया में लिस्टेड होते हैं, पहले से ही इंडियन फार्माकोपिया में रहते हैं। फिर साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, ये हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है ये किसी से एफिलिएटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और जो हमारी और अदर रेगुलेटरीज आती है ना, और जो सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ है जिसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आ जाता है, वो हमारी ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव मेडिसिन को देखता है, उसके रेगुलेशंस को देखता है, जैसे आयुर्वेदिक हो गई एक तरीके से देखा जाए। हमारा डीबीटी जो है बायोटेक डिपार्टमेंट है, वो बायोटेक प्रोडक्ट और रिसर्च को उसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिज़ाइन करता है, उस पर काम करता है। हमारा आईसीएमआर जो क्लिनिकल रिसर्च है या रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको एक थोड़ा सा उसमें रोल प्ले करता है। हमारा मेडिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स में थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एफिलिएशंस जो हैं इनके, अगर देखा जाए एफिलिएशन को, हर एक पर्टिकुलर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के अंदर आती है या किसी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आती है, ये डिपेंड करता है उसका स्पेशलाइज्ड फोकस एरिया क्या है,
ठीक है, ये सारी हमारी अथॉरिटी बॉडीज़ हो गई। साथ ही साथ हमारा जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है उसका रोल क्या होता है? उसका रोल होता है ये हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के कंप्लायंस, मतलब उसको फॉलो अप हो सके, ठीक है। ये मेक श्योर करता है कि वो जो प्रोडक्ट है या कुछ भी है उसको रेगुलेटरी कंप्लायंस के बेसिस पर हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो है रेगुलेटरी की, प्रोडक्ट अप्रूवल को फैसिलिटेट कर सके और कम्युनिकेशन मैनेज करा पाए एक तरीके से। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है ना उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। इसका अब हम देखेंगे जैसे प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, अप्रूवल होता है, उसके टाइम पे क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम एक अब प्रिपेयर करेंगे डोजियर, फिर सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन डोजियर फॉर ड्रग, जेनरिक और बायोसिमिलर। डोजियर का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन ही होता है, पूरा प्रॉपर फाइल, उसमें सब कुछ होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। उससे क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट का अप्रूवल आप डोजियर प्रिपेयर करोगे, फिर सबमिट करोगे, फिर आप रजिस्टर करोगे, जो भी देखना है आपको। फिर आपको जो डेट है मेंटेन करना है, अप टू डेट नॉलेज अपडेट करना है, सब कुछ रेगुलेशन और इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड के बेसिस पर, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में जो हमारे जीएमपी, जीसीपी और जीएलपी है इसके बेसिस पर। लेबलिंग और पैकेजिंग जो करोगे आप अपने प्रोडक्ट की, जो आप डोसियर में इंक्लूड करोगे, वो सब रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के बेसिस पर सेट होनी चाहिए। उनकी जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं या उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट करने चाहिए। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में आपको मॉनिटर करते रहना है। जब आपने लॉन्च कर दिया है एक तरीके से, आपको उसकी प्रोडक्ट की सेफ्टी देखनी है मार्केट में कि प्रॉपर है या नहीं। उससे क्या फ़ायदा होता है ना हमारा, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको रिकॉल करने के टाइम पे, मतलब अगर प्रोडक्ट की सेफ्टी नहीं हुई और वो नहीं सेफ है तो रिकॉल कर लिया जाएगा हाथों हाथ। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है डॉक्यूमेंटेशन से या क्वेरीज के, तो आप डायरेक्टली उसको कम्युनिकेट कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके रेगुलेटरी बॉडीज़ को कि जो भी चीज़ है। फिर रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज होती हैं, अगर जैसे कुछ एडवाइस प्रोवाइड करनी है, हमारा कोई रेगुलेटरी एस्पेक्ट है उस पर एडवाइस देना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे, साथ ही साथ जो मार्केट एसेस रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर, तो वहाँ पे रेगुलेटरी असेसमेंट या एक तरीके से रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। मेन जो हमारे रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को कंप्लायंस करना, जो रेगुलेटरी लाइक उनकी एजेंसीज़ की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी मेंटेन करना, इफ़ेक्टिव रखना उसको पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में। जब तक वो इनिशियल स्टेज से आपका प्रोडक्ट चला है, ठीक है, ए से जब तक उसको जेड तक पहुंचना है, जेड तक पहुंचने तक उसका वहाँ पे रोल रहता है, कम्युनिकेशन चलता रहता है, अप टू डेट रहना पड़ता है और आपको अपडेट करना पड़ता है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, जो रेगुलेटरी अफेयर्स के प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कुछ तो करेंगे ना वो एक तरीके से रेगुलेटरी की नॉलेज रखेंगे, उन्हें मेंटेन रहना है। और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस या लॉज में अपडेट आया है या करंट या अपकमिंग चेंजेस हैं, उसके लिए उनको अपडेट रहना है, हमेशा स्टेइंग अपडेट करंट या अपकमिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड लॉज जो भी आने वाले टाइम में है या हो चुका है इम्प्लीमेंट, उसके लिए अपनी नॉलेज थोड़ा अप टू डेट रखनी है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड सबमिशन, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए, रिन्यूअल के, वेरिएशंस के जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कंपाइल करना पड़ता है, फिर सबमिट करने पड़ते हैं, ये भी उनका ही काम होता है एक तरह, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो गया, सबमिशन। देन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ये आपको पता है, आपको रेगुलेटरी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, कुछ स्ट्रेटजीज लगानी है कि जिससे वहाँ पर एक तरीके से मिटिगेशन हो पाए, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस में आपका जो स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग है, या जिसमें एक तरीके से इंश्योर कर सके जो हमारी पूरी कंपनी है ना वो कंप्लायंस मतलब उसको फॉलो अप कर पाए, ठीक है। साथ ही साथ पूरे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में जितना हमारा पोस्ट मार्केटिंग स्टेजेस पे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ है, सेफ्टी बेसिस पर क्या एस्पेक्ट है, क्या प्रोडक्ट हमारा सेफ है या नहीं, लॉन्च होने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो हमारा जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वहाँ मैनेजमेंट चलता है। साथ ही साथ अब आप देखोगे हमारा ग्लोबल रेगुलेशन कंप्लायंस होता है, जब भी ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनली हमारा रेगुलेशन होगा कंपनीज़ में, जहाँ पे एक्सपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ पे इंश्योर करेगा कि कंप्लायंस है कि नहीं वहाँ के इंटरनेशनल रेगुलेशन से। फिर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होता है,
कोलैबोरेशन होता है एक तरीके से, इनडायरेक्टली आप देखो कोलैबोरेशन में ये होता है, कोलैबोरेट करेगा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से, मार्केटिंग टीम से और लीगल टीम से, 3 से ये स्टेक होल्डर्स एक तरीके से लाइक कोलैबोरेट करेंगे जिससे कि यूनिफाइड रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सके। ठीक है, एक प्रॉपर यूनिफाइड मतलब वन फॉर्म में एक तरीके से कंप्लायंस हो सके। और देखा जाए तो उनका काम ही ये है कि एक तरीके से कंप्लायंस मेक श्योर करें, कंप्लायंस हो। ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर्स का प्रोफेशनली देखा जाए, रिस्क मैनेजिंग हो, मैनेजिंग कर पाए, रिस्क सपोर्ट कर सकें, प्रोडक्ट की जो रिस्क एक तरीके से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वहाँ पे मैनेजमेंट में हेल्प कर पाएँ।